नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर स्कीम्स तो बहुत सी हैं, पर कौन सी स्कीम से कितना होगा फायदा, इसको लेकर कंफ्यूजन भी बनी रहती है। अलग अलग मार्केट कैप में कैसी रहे एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी, आज करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा दें। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप बागला और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के हेड वेस्ट जोन विकास पुरी। संदीप जी और विकास दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले, क्योंकि एम्फी के डेटा भी सामने आ गए हैं, उनसे भी एक ट्रेंड हमें मालूम चलता है म्यूचुअल फंड में निवेश का कैसा रहा है। एक बार फिर से अप्रत्याशित नंबर्स हमें देखने को मिले हैं इन टर्म्स ऑफ एसआईपी। आइए हम आपको दिखा भी देते हैं कि एसआईपी नंबर्स क्या कहते हैं। एसआईपी निवेश पहली बार 24,000 करोड़ के पार निकला है। सितंबर की बात करें तो 24,508 करोड़ के एसआईपी निवेश के आंकड़े सामने आए हैं और ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 4% की बढ़त है। तो अपने आप में बेहतरीन ये आंकड़े हमें साल में एक महीने में देखने को मिले और एक साल में लगभग 52% की ग्रोथ दर्ज हुई है। अगस्त में ही ये आंकड़े अराउंड 23,500 करोड़ के आसपास थे। एयूएम भी बढ़ा है, लगभग 13,81,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। एसआईपी खातों की संख्या भी बढ़ी है अराउंड 9.8 करोड़ तक। संदीप जी, आपसे इस पर एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। जिस तरीके से एसआईपी पर भरोसा बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड में, क्या ट्रेंड दर्शाता है ये? हाय स्वाति, थैंक यू मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। देखिए, हम एक दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे एक पूरा माइंडसेट इन्वेस्टर का चेंज हो गया है। पहले हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रियल एस्टेट में ज़्यादा बिलीव करते थे और अब वो शिफ्ट हो गया है म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज़ में। और ये जो ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड ऐसा है कि वो बढ़े जा रहा है। जबकि हमने देखा है कि इस दौर में कई बार एफआईआईज़ की बाइंग सेलिंग होती है, कई बार लोग बेचते ज़्यादा हैं और मार्केट भी थोड़ा उतार-चढ़ाव आता रहता है। लेकिन ये एक ऐसा मेगा ट्रेंड हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स अब सेविंग्स से म्यूचुअल फंड्स की तरफ अग्रसर हो गए हैं और मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड बहुत जल्दी ही इसकी गति या इसकी जो रफ्तार है वो कम होगी। तो मुझे लगता है कि ये 10-15 साल तक ये ट्रेंड चलेगा। हम देख रहे हैं कि नए इन्वेस्टर्स अभी जॉइन कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने एसआईपी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और एएमसीज़ ने मिलके जो काम किया है और इनका जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बलबूते पे मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आगे बढ़ता रहेगा आते समय के लिए और कुछ सालों के लिए। एब्सोल्युटली। और हम म्यूचुअल फंड में निवेश के सितंबर, अगस्त और जुलाई के आंकड़े आपको पिछले 3 महीने के दिखा रहे हैं। इक्विटी और डेट में कैसे कैसा निवेश आया है। सितंबर में हालांकि इक्विटी में कुछ निवेश जरूर गिरा है। हमने अगस्त में 38,000 करोड़ का निवेश देखा था इक्विटी में, तो वो घटकर 34,000 करोड़ जरूर हुआ है, पर आउटफ्लो सबसे ज्यादा डेट में देखने को मिला है। लगभग 1.25 लाख करोड़ का आउटफ्लो सितंबर में डेट कैटेगरी से गया है। अगस्त में यही हमने 45,000 से लगभग ऊपर जो निवेश आता हुआ देखा था और जुलाई में तो काफ़ी अच्छा खासा निवेश डेट में ही आया था। नेक्स्ट आंकड़ों की तरफ बढ़ें तो कैटेगरी वाइज किस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिला है। इस बार लार्ज और मिड कैप सेगमेंट ने बहुत अच्छा किया है। अराउंड 35, ऑलमोस्ट टचिंग 3600 करोड़ तक के आंकड़े हमें लार्ज कैप में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट आंकड़ों में देखें, मल्टी कैप में 3500 करोड़ तक के आंकड़े हैं, फ्लेक्सी कैप में 3200 करोड़। स्मॉल कैप ने अपना जलवा बरकरार रखा है। अगेन इन कंसेक्यूटिव मंथ्स 3000 करोड़ से ऊपर तक के आंकड़े यहाँ पर भी स्मॉल कैप में देखने को मिले हैं। फिर वैल्यू काउंटर और लार्ज कैप का नंबर आता है। लार्ज कैप में हालांकि पिछले महीने के मुकाबले कुछ निवेश जरूर गिरा है। विकास, आपसे एक राय हम लेना चाहेंगे। जिस तरीके से कैटेगरी वाइज ट्रेंड देखने को मिला है, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी, फ्लेक्सी, स्मॉल, ये कुछ कैटेगरीज है जो उभर कर सामने आई है, ये इन्वेस्टमेंट का क्या ट्रेंड बता रहे हैं? धन्यवाद स्वाति। हेलो संदीप सर। स्वाति, सबसे पहले आपके शो के माध्यम से मैं सर रतन टाटा को हम सबके बिहाफ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उनके पास ना केवल पैसों की दौलत थी, उनके नाम और काम की भी बहुत दौलत थी और ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। आपका जो सवाल है वो ये है कि जो ट्रेंड अपना फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स में और लार्ज कैप में अभी ट्रेंड बना है, इसके दो रीजन हैं स्वाति। अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर्स में मिड कैप और स्मॉल कैप की बहुत जबरदस्त रैली हुई थी और उस रैली के बाद में जिस तरह से थोड़ा सा वैल्यूएशंस इनके एक्सपेंसिव हो गए थे, आप जिस तरह से शो करती हैं, जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट आते हैं यहाँ पे
फंड मैनेजर्स हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के, और जो भी एक्सपर्ट्स हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वो सब इस चीज को आगाह और कॉशियस कर ही रहे थे कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिस्क कम करिए अपना मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ, और आप थोड़ा सा रुझान अभी अगर आपको प्ले करना ही है तो आप मल्टी कैप स्ट्रैटेजी के थ्रू करिए, लार्ज कैप स्ट्रैटेजी के थ्रू करिए। और एफआईआईज जिस तरीके से लास्ट ईयर बहुत ज्यादा सेलिंग हुई थी, उसके बाद एक छोटा सा टाइम पीरियड आया था, हालांकि पिछले हफ्ते या 10 दिन का अगर हम छोड़ दें, तो बीच का जो टाइम पीरियड आया था उसमें एफआईआईज ने अच्छी बाइंग करी थी, जबकि एक ही दिन में 30-35 हजार करोड़ के ऊपर की बाइंग हो गई थी जब आपने देखा था। तो ये जो उनकी जब बाइंग आती है तो जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स के में आती है, और लार्ज कैप स्टॉक्स में जब आएगी तो ऑब्वियसली वो म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप कंपनीज को फोकस करते हैं, तो उनका एयूएम भी बढ़ा, M2M गेन हुआ उसको। तो वो भी एक रीजन होता है कि कई बार इनफ्लोज भी बढ़ते हैं प्लस उसमें M2M गेन आ जाए, तो वो डबल उसके लिए एक बढ़ोतरी हो जाती है। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके से लार्ज कैप्स उतना चले नहीं थे, और थोड़ा सा एक लोगों को कॉशियस भी किया था, सभी एडवाइजर्स ने भी किया था कि आप अपना एक्सपोजर अभी अगर लेना चाहें तो आप मल्टी कैप के थ्रू लीजिए, बिकॉज मल्टी कैप में आपका लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप भी है, तो आपको तीनों का एक्सपोजर मिलेगा, बट एक डायरेक्ट स्मॉल कैप और मिड कैप में ना लीजिए। तो ये कुछ मिले जुले रीजन थे जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैक्शन ये वाली स्कीम्स में बढ़ा है। ओके, तो ये कुछ रहा है, हमने ट्रेंड देखा। मैं संदीप जी आपसे एक क्विक रिएक्शन डेट पर लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने इस बार भारी भरकम आउटफ्लो मतलब निवेश जाता हुआ देखा है डेट कैटेगरी से। क्या वजह सर आपको लग रही है कि लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा डेट से निकला है? डेट का जो पैसा है ये व्यू को इतना नहीं दर्शाता है। इसमें इंस्टीट्यूशनल जो बड़े कॉर्पोरेट्स बैंक्स का पैसा लगा हुआ रहता है, और जब मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो जाती है तो कई बार ये पैसा निकल जाता है। डेट का परफॉर्मेंस एक्चुअली काफी स्ट्रांग रहा है लास्ट 3-6 महीनों में, लेकिन जब सिस्टम लिक्विडिटी आरबीआई के द्वारा जो लिक्विडिटी कंट्रोल करती है आरबीआई, उसमें अगर कमी आ जाए तो कई बार हमने देखा है एडवांस टैक्स आउटफ्लोज या क्वार्टर एंडिंग जब होती है तो उस टाइम पे पैसा निकल जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अक्टूबर में ये पैसा काफी हद तक वापस आ जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में लिक्विडिटी काफी इंप्रूव हो गई है। स्वाति जी, अगर आप चाहें तो मैं स्मॉल कैप के बारे में कुछ कहूँ। मैं उसी पर आ रही हूँ, क्योंकि आज ये नंबर्स एम्फी के आए थे, इसलिए इन पर एक क्विक चर्चा करनी ज़रूरी थी कि ये ट्रेंड क्या दर्शाता है। आप दो हमारे काफ़ी रिनोन्ड एक्सपर्ट्स हैं, तो काफ़ी एक मुफीद समय भी हो जाता है उन पर चर्चा करने का। अब हम कैटेगरीज की तरफ आ रहे हैं, और इसमें हम एसेट एलोकेशन की अब हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार अब ये जो पूरा एक पोर्टफोलियो है उसमें कौन सी कैटेगरी और कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी एलोकेशन क्या रहना चाहिए। मैं संदीप जी आपसे ज़रूर समझूंगी कि क्या है, पर लेकिन थोड़ा इसका एक जो बेस है वो समझना ज़रूरी हो जाता है कि हम क्यों कह रहे हैं विद इन इक्विटी, क्योंकि हम एसेट एलोकेशन बात करें, चाहे लार्ज मिड स्मॉल कैप हो गया, यहाँ पर एक एलोकेशन के मायने क्या होते हैं। विकास पहले समझा दें, फिर मैं संदीप जी के पास भी जाऊंगी। एसेट एलोकेशन का एक जो आधार है, बेस है, वो कैसे तय होता है, कैसे एक इन्वेस्टर जो है समझे कि एसेट एलोकेशन करना कैसे है विद इन कैटेगरी। स्वाति, संक्षेप में बोलूंगा कि 5 जो मेन क्राइटेरिया होते हैं कि आपका सबसे पहले गोल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि आपके मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, और उसके आधार पे आपको फिर ये एडवाइजर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स या एसेट्स हैं जो आपके लिए सुटेबल है। सो गोल प्लानिंग सबसे मेन जो उसका फाउंडेशन वो ये होता है। दूसरा, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, कि आप कितना रिस्क या जोखिम उठा सकते हैं बाजार में। तीसरा, आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट क्या है, कि उस पैसे का पर्पस क्या है, कब आपको उस पैसे की रिक्वायरमेंट है, या लंबे समय के लिए आप रख सकते हैं, या आपको मीडियम या शॉर्ट टर्म में उसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। टैक्सेशन एक उसका बहुत बड़ा आधार होता है। तो ये 5-6 फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे फिर एसेट एलोकेशन किया जा सकता है। एक छोटे से उदाहरण बोलूंगा कि यदि मान लीजिए किसी के बेटे के बच्चे की जो फीस है वो अगले 4-5 साल में हायर एजुकेशन के लिए आ रही है, तो उनके लिए वो एक मीडियम टर्म गोल है। बट यहीं पे अगर किसी के बच्चा छोटा है और उनकी जो हायर एजुकेशन फीस है वो 10-15 साल बाद आनी है, तो वो उनके लिए लॉन्ग टर्म हो गया। तो बहुत ही इन्वेस्टर जो स्पेसिफिक ये एसेट एलोकेशन होती है, ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉर्मूला है जो हर एक के लिए फिट हो जाएगा। आपकी जरूरत क्या है, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपको लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट क्या है,
उसके बेसिस पे फिर हम आगे जो है उसको कैटेगराइज करते हैं कि किस तरह के एसेट एलोकेशन इनके लिए करनी चाहिए, चाहे वो लार्ज कैप फंड्स हो, मिड कैप फंड्स हो या स्मॉल कैप फंड्स हो। एब्सोल्युटली, तो गोल सेट करना बेहद ज़रूरी है और उसी पर पूरा ये एसेट एलोकेशन का जो है एक कहते हैं ना बिल्डिंग है वो तैयार होती है, उसकी नींव तो गोल प्लानिंग ही है। अब क्योंकि हम एसेट एलोकेशन विद इन डिफरेंट कैटेगरीज बात कर रहे हैं, आपने क्योंकि संदीप जी स्मॉल कैप का जिक्र किया, जिक्र करना ज़रूरी भी है क्योंकि पिछले साल तो हमने एक स्मॉल कैप का ही साल देखा था, ज़बरदस्त निवेश आया, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी चिंताएं सेबी ने क्या जाहिर कर दी, तो वहाँ पर जो इतना भारी भरकम निवेश आता था उस पर एक ब्रेक लगता हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी बुरा नहीं है, इस बार भी जैसे हमने 3000 करोड़ रुपए तक का निवेश देखा है। पर स्मॉल कैप जो ये बज़ क्रिएट हुआ और जिस तरीके से उस पर इतनी चर्चा हुई, इसके कारण क्या है सर? और देखिए स्मॉल कैप एक ऐसा टेक्निकल इशू बन गया है कि आज पहली जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं उसे हम लार्ज कैप कहते हैं सेबी की परिभाषा में। उसकी नेक्स्ट 150 जो बड़ी कंपनियां हैं उसे हम मिड कैप कहते हैं, और उसके बाद 4800 कंपनियां हैं जिसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। जब हम स्मॉल कैप कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि स्मॉल कैप बहुत छोटी कंपनियां हैं, लेकिन वो क्योंकि हमने 250 करोड़ कंपनियों को ही खाली लार्ज और मिड कैप कहा है, साइज कंपनी की बढ़ती जा रही है, मार्केट कैप मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है। आज जो सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी है उसका मार्केट कैप शायद बढ़ के 35 से 40 हजार करोड़ हो गया है। ये किसी भी मायने में स्मॉल कहलाना के लायक नहीं है। तो हमने एनालिसिस की है कि 2000 करोड़ की कंपनी से ज्यादा, मार्केट कैप से ज्यादा देश में करीब 800 से 900 कंपनियां हैं और इनका ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। आज मार्केट में स्मॉल कैप्स में तेजी इसलिए आ रही है और इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि नई नई कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, नए सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं। जो कंपनीज हैं वो अपने बहुत सारे यूनिक सेक्टर्स हैं जो लार्ज कैप में है ही नहीं। आपको मैं एक उदाहरण दूं तो केमिकल्स में लेट्स से कि स्मॉल कैप लार्ज कैप में दो ही कंपनियां हैं, स्मॉल कैप में 65 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो एक फंड मैनेजर को काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जिससे कि स्मॉल कैप्स में वो इन्वेस्ट कर सके, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। जितने भी मल्टी बैगर्स आए हैं उसमें एक लार्ज परसेंटेज स्मॉल कैप में है। तो स्मॉल कैप जहाँ की हम हमारा जो पास था 10-15 साल पहले कि स्मॉल कैप कंपनीज छोटी छोटी कंपनीज हुआ करती थी, उनके बिजनेस मॉडल इतने स्ट्रांग नहीं थे, उनके प्रमोटर्स का स्टेइंग पावर नहीं था बिजनेस में, तो काफी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई थी शायद। आज वो मामला बहुत चेंज हो गया है, इंडिया बहुत ग्रो कर गया है और बहुत सारी कंपनी स्मॉल कैप में है जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, जिनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी हाई है और काफी सारी यूनिक थीम्स है जो आप स्मॉल कैप में ही खेल सकते हैं। इसलिए एक ही पेंट ब्रश में ब्रश करना एक ही स्ट्रोक से कि सब स्मॉल कैप्स डेंजरस हैं या वैल्यूएशन बढ़ गया है, ये मेरे ख्याल से काफी गलत है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्मॉल कैप्स जो इंडेक्स है उसका 2 साल का ब्लूमबर्ग के हिसाब से ग्रोथ एस्टिमेट अर्निंग्स का 18% है, जहां की लार्ज कैप उसी तुलना में 8% है। तो ये काफी जायज सी बात है कि जहां पे ग्रोथ ज्यादा होगा वहां उसका वैल्यूएशन भी ज्यादा होगा। अगर हम एडजस्ट करें ग्रोथ से तो कन्वेंशनल पी रेशियो जो होता है वो लार्ज कैप में थोड़ा सा ज्यादा है, मिड कैप में ज्यादा है और स्मॉल कैप में सबसे कम है। तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है। इंडिया एक देश है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उभर उभर के बाहर आ रही हैं, और आपके पास कोई अच्छा फंड मैनेजर हो तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप शुड बी लुक्ड एट एज अ सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड नॉट कि आपने उसमें डाला और पैसा निकाल लिया। तो मेरे ख्याल से तो स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5, 10, 15 सालों तक बनी रहेंगी। तो आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी है स्मॉल कैप में, उसके फायदे भी बताए, लेकिन आपने जो सर ये पॉइंट बताया ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली यही शायद लोगों की परेशानी और दुविधा रहा कि उन्होंने पैसे डाले और निकाल लिए, स्मॉल कैप को एक मल्टी बैगर समझ लिया और सोचा कि इससे कम समय में पैसे कमाए जा सकते हैं। और विकास, हमने पिछले कुछ टाइम में शायद यही देखा, अब हम जितने भी लोगों के पोर्टफोलियो रीड भी करते हैं वो स्मॉल कैप हैवी हैं। कम से कम एक एसेट एलोकेशन का ख्याल भी तो रखना है। अब संदीप जी ने बोला एक वेल्थ क्रिएशन का बेहतरीन टूल स्मॉल कैप है, ऐसी ऐसी कंपनीज में स्मॉल कैप इन्वेस्ट कर रहा है जो कि लार्ज कैप भी नहीं करती है।
आज की जो स्मॉल कैप है वो मादा रखती है कल की लार्ज कैप कंपनी बनने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप से भर दें। तो डेफिनेटली ये जो एलोकेशन है विकास, वो किस बेसिस पे होना चाहिए? इफ़ यू टॉक अबाउट, सबसे पहले एक एग्रेसिव इन्वेस्टर, हम एग्रेसिव इन्वेस्टर को इस तौर पे मानते हैं कि वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, पर उनका एक एसेट एलोकेशन विद इन डिफरेंट कैटेगरीज कैसा रहना चाहिए? देखिए स्वाति, यदि कोई एग्रेसिव, हालांकि इसमें कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता, बट हम जनरली ये कहते हैं कि एक एग्रेसिव इन्वेस्टर जिसका पोर्टफोलियो एलोकेशन इक्विटीज में 70% हो, तो वो एग्रेसिव कैटेगरी में आ जाता है, 70 या 70 से ऊपर। सो अभी इक्विटी का जो एक्सपोजर है उनका 70% के ऊपर है, और अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बेट लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जैसा आपने बोला कि हम केवल स्मॉल कैप या मिड कैप एक्सपोजर तक अगर सीमित रहेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं। तो इसलिए उसके अंडर में अगर आपको एसेट एलोकेशन करना है, तो मुझे लगता है कि एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मल्टी कैप फंड, एक फोकस्ड फंड और एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड, अगर इस फंड से कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर वो क्रिएट किया जाए, तो क्योंकि ऐसे एग्रेसिव इन्वेस्टर को प्योर लार्ज कैप या इंडेक्स फंड लेने की जरूरत नहीं है। उनको लार्ज कैप एक्सपोजर मल्टी कैप के थ्रू भी मिल जाएगा, फ्लेक्सी कैप के थ्रू भी मिल जाएगा, या फोकस फंड के थ्रू भी मिल जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, अगर एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, मल्टी कैप में भी मिड और स्मॉल आ जाएगा, और जब फ्लेक्सी कैप फंड की बारी आएगी तो उसमें भी थोड़ा बहुत जो है मिड और स्मॉल का एक्सपोजर रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा रहेगी मिड एंड स्मॉल की तरफ। इसीलिए एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो होंगे उनके लिए ये एक कॉम्बिनेशन अच्छा है जो लिया जा सकता है। और अगर आप पोर्टफोलियो में जो 20-30% बचता है एग्रेसिव इन्वेस्टर का, उसमें भी यदि वो थोड़ा 10% गोल्ड या कोई और कमोडिटीज ले लेते हैं, या ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो वो ले लें, और 20% जो है वो एक लिक्विडिटी के लिए या इमरजेंसी के लिए, एक्सीजेंसीज के लिए रख लें एक डेट फंड में, तो वो उनके लिए एक बेटर एग्रेसिव फंड जो होता है वो बास्केट बन सकती है। एब्सोल्युटली, आप एग्रेसिव निवेशक हैं तो आप डेफिनेटली एक फ्लेक्सी, मल्टी, फोकस्ड या स्मॉल कैप से भी अच्छा एक्सपोजर ले सकते हैं, पर एक एसेट एलोकेशन, बैलेंस एलोकेशन जरूर बनाए रखें। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी ज़रा चर्चा जारी रखेगी और रहेगी, और जानेंगे और एसेट एलोकेशन के क्या मायने हैं लार्ज, मिड, स्मॉल कैप में, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, आगे आने वाले साल के लिए क्या है इन तमाम कैटेगरीज के लिए फ्यूचर। थोड़ी देर में चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन की क्या स्ट्रैटेजी हो, वेल्थ क्रिएशन का क्या हो आपका प्लान, इस पर चल रही है खास चर्चा। संदीप बागला हमारे साथ है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड से, और साथ ही कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के विकास पुरी से भी खास चर्चा चल रही है। संदीप जी, स्मॉल कैप का क्योंकि आपने जिक्र किया, एक अच्छा स्मॉल कैप फंड चुने कैसे, चुनाव कैसा रहना चाहिए ऐसे किसी फंड का, क्योंकि ये एक ऐसा बेसिक कैटेगरी है जो कि हर एक एएमसी इसकी पेशकश जरूर करता है, पर इन्वेस्टर्स के लिए ये दुविधा है कि उनको कौन सा फंड चुनना है, तो क्राइटेरिया क्या रहे? देखिए, मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो मुझे देखने में आया है कि कुछ स्मॉल कैप फंड्स में कॉर्पस बहुत बढ़ गया है। तो सपोज कीजिए कि आप किसी फंड में इन्वेस्टेड है, आपने निवेश किया है, कि उसका फंड का कॉर्पस लेट से 30-40 हजार करोड़ हो गया है। अगर उस फंड में आपका निवेश है, तो और उस फंड को, जिसका 40 हजार करोड़ का कॉर्पस है, उसे अपने फंड का 1% भी निवेश करना है, तो उसे किसी कंपनी के 400 करोड़ के स्टॉक खरीदने पड़ेंगे। तो उसको बाई फोर्स उसको एक बहुत बड़ी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करना पड़ेगा जिसका मार्केट कैप 10 से 20 हजार करोड़ का हो। तो वो काफी अच्छा है, वो देश में जब ग्रोथ होगा, प्रगति होगी, तो वो कंपनीज भी बड़ी होंगी और उससे आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका कॉर्पस, जिनका मार्केट कैप अभी 1,500 से 2,000 करोड़ ही है, और हमने देखा है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं उसमें ग्रोथ ज्यादा होता है, और कई बार उसके कारण उनकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा जल्दी बढ़ती है। तो आप ऐसे फंड चूज कीजिए जो कुछ बड़े फंड हैं और कुछ छोटी एएमसी के छोटे स्मॉल कैप फंड्स हैं, बिकॉज वो जो एक्सपोजर ले सकते हैं छोटी कंपनीज में, उसका एक्सपोजर का जो प्रोफाइल है और बड़ी स्मॉल कैप फंड का जो प्रोफाइल है वो काफी डिफरेंट है। तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से भी आप अनुमान लगा सकते हैं, आपका जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर है उससे भी आप सलाह ले सकते हैं कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मेरे ख्याल से कुछ एएमसीज के जो बड़े फंड हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए छोटी एएमसीज के छोटे स्मॉल कैप फंड्स के साथ, बिकॉज दोनों का एक्सपोजर काफी डिफरेंट रहेगा, अलग अलग कंपनीज में रहेगा, और आप इस तरह से
देश का जो ग्रोथ है आप दोनों तरह से कैप्चर कर सकते हैं। ओके। ये हमने स्मॉल कैप पे राय जानी संदीप जी की तरफ से कि कैसे चुन सकते हैं एक अच्छा फंड। मैं विकास आपसे जानूंगी कि एक मॉडरेट और एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एसेट एलोकेशन के पर्पस से, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पर कैसे एसेट एलोकेशन मिक्स रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इक्विटी में भी अगर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप जैसे कैटेगरीज रखनी है, तो एक मॉडरेट निवेशक को किन बातों का ख्याल रखना है, और कंजर्वेटिव निवेशक क्या भी इक्विटी है भी जा सकता है? जी स्वाति, सो अब कंजर्वेटिव अगर या मॉडरेट की पहले बात कर लें, तो मॉडरेट इन्वेस्टर्स हम जनरली अगेन उस कैटेगरी में डालेंगे जो 50 to 60% इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं। और यदि वो थोड़े से और कंजर्वेटिव हो जाएं मॉडरेट वाली कैटेगरी में ही, तो ब्रॉडली उनको इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड्स जो होते हैं वो थोड़े हैवी रखने चाहिए। फिर वो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं यदि थोड़ा सा उनको अगर मिड कैप की तरफ एक्सपोजर लेना है। और इसमें एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जा सकती है विच इज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। सो ये 3 या 4 तरह के जो फंड्स हैं, जैसे मैंने बोला, इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, इवन मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, एक उनमें से कोई एक फंड रख सकते हैं, और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये फंड्स में रखें तो ब्रॉडली उनका जो पोर्टफोलियो होगा वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होगा। और उसके अलावा फिर जैसा हमने बोला कि 50 to 60% उनका ये जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो इक्विटी हैवी होना चाहिए। और जब हम बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की तरफ बात करते हैं, जो जनरली अगर आप देखेंगे तो रिटायरमेंट के एज पे जो आ रहे हैं या रिटायरमेंट ऑलरेडी हो चुका है और उन्होंने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाता है पोर्टफोलियो को लेके। उसमें इक्विटी कंपोनेंट 20-30% ही रहता है, जो जनरली इन्वेस्टर्स उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और उसमें ज्यादा जो अगर एक्सपोजर है वो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, हाइब्रिड कैटेगरी होती है फंड्स की, इक्विटी हाइब्रिड जिसको हम बोलते हैं, या इक्विटी सेविंग्स फंड जो बोलते हैं, ये कैटेगरी होती है। और उसके अलावा अगर आप लार्ज कैप का जो उसके अलावा जो इक्विटी का जो उनका एक्सपोजर है वो फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के थ्रू लिया जा सकता है, या फिर स्ट्रेट अवे 1 या 2 लार्ज कैप फंड्स को लेके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। बट इसमें ऑब्वियसली जैसा संदीप सर ने बोला कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में रिटर्न अच्छी नहीं आएगी या वो नहीं होगा, बट हाँ, क्योंकि थोड़ा सा जो अगर आप देखेंगे ठहराव वो लार्ज कैप फंड में ज्यादा रहेगा। इट इज लाइक लो रिस्क एंड लो रिटर्न प्रोडक्ट। तो आई थिंक रिटायरमेंट एज पे या जिन लोगों को बिल्कुल भी अपना इक्विटी एक्सपोजर बहुत कम रखना है और बहुत कंजर्वेटिव रहना है, तो फिर उनको बहुत हाई रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो हम इस तरीके से उसको डालते हैं कि यदि आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो फिर आपको प्रोडक्ट कैटेगरी वो दी जाएगी जहां पे आपको रिटर्न भी थोड़ा कम आएगा। बट यदि आप रिस्क अधिक लेना चाहते हो, अभी ऐसे सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं जो अपने 80-70s प्लस में है लेकिन फिल्दी रिच है और उनको पता है कि ये पैसा उनको डे टू डे लाइफ में जरूरत नहीं है उसकी, वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा। अब ऐसे इन्वेस्टर्स भले ही उसमें एज उनकी कुछ भी हो, लेकिन पैसा अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्होंने जमा किया हुआ है तो वो तो एग्रेसिव बेट ले सकते हैं। तो इसलिए पर्पस ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये पैसा है वो किस, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या, वो आपके डे टू डे खर्चों को ऑनर कर रहा है। तो ऑब्वियसली फिर हम उनको ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपना कंजर्वेटिव अप्रोच लीजिए और बहुत हाई रिस्क फंड्स में आप ना जाएं। बिल्कुल। और संदीप जी, आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि अभी एक इन्वेस्टर को, क्योंकि एसेट एलोकेशन की बात ही चल रही है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, तो आने वाले जो कुछ टाइम है, जैसा आपने आइडेंटिफाई किया कि इट्स अ गुड टाइम टू गो फॉर अ स्मॉल कैप फंड, वहाँ पर आप ज़रूर निवेश के मौके तलाश सकते हैं। एक एलोकेशन के लिहाज से सर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? आई थिंक मैं विकास से काफी सहमत हूँ कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर रिस्क प्रोफाइलिंग करके आपको फंड्स चूज करने चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी ऐसा हो गया है कि इक्विटी मार्केट काफी ऊपर आ गए हैं, तो इक्विटी की तरफ रुझान बढ़ गया है और इक्विटी फंड्स में हम ओवरवेट हो गए हैं, और जो डेट फंड्स या एफडीज हैं जहाँ पे रेगुलर इनकम आती है उसका वेट कम हो गया है। तो पीरियोडिकली हमें रीबैलेंस करना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप चाहे लार्ज कैप लें, मिड कैप लें या स्मॉल कैप लें, आपको ये जानना जरूरी है कि आपको 5 से 10 साल आप अगर बने रहेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे, तभी आपको ग्रोथ का पूरा एडवांटेज मिल सकता है। उसकी जो इंटरिम वॉलेटिलिटी है, मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, उसको आपको इग्नोर करना है, आपको बने रहना है। आई थिंक मोर देन एसेट एलोकेशन इन विच टाइप ऑफ फंड्स, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लंबे समय तक बने रहें।
चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप। इस टाइम पे हमें लगता है कि मिड कैप थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, तो जो रिस्क रिवॉर्ड फेवर है, वो इट शुड बी मोर टुवर्ड्स लार्ज कैप जिसमें स्टेबिलिटी रहती है, लोअर रिटर्न्स हैं, एंड स्मॉल कैप्स व्हिच आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम द इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी इफ इट प्लेज़ आउट प्रॉपर्ली। तो मुझे लगता है अभी राइट सर। अगर आपके पास ₹100 इक्विटी में लगा रहे हैं, तो मे बी आप ₹50 लार्ज कैप में लगा दीजिए, ₹15 आप मिड कैप में लगा दीजिए और ₹35 आप स्मॉल कैप में लगा दीजिए और बने रहें। यही आई थिंक एसेट एलोकेशन के लिए सबसे अच्छा है। बिल्कुल, तो एसेट एलोकेशन की क्या हो स्ट्रैटेजी, स्मॉल, मिड या फिर लार्ज कैप, फ्लेक्सी, मल्टी कैप, इन सब में आपको किस तरीके से रखना है अपना एसेट एलोकेशन प्लान, इस पर की खास चर्चा। धन्यवाद करेंगे संदीप जी और विकास, आप दोनों का ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस ब्रेक का भी वक्त हो गया है। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, देखते रहिए जी।